यस। तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने पढ़ा था केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे बच्चों केपी और केसी के जो रिलेशन है ना, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान कैसे रखना है कि बिकॉज केपी केसी इसका जो बच्चों वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली डिपेंड अपॉन डेल्टा एन जी, ठीक है। तो डेल्टा एन जी क्या था? डेल्टा एन जी का मतलब था कि बच्चों आपके जो भी कॉफिशिएंट हैं आपके प्रोडक्ट साइड, ठीक है, वो सारे के सारे कॉफिशिएंट प्रोडक्ट साइड के आपको ऐड करना है माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड के कॉफिशिएंट जो आपको माइनस कर देना है फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डेल्टा एन जी जी लिखा है, इस जी का मतलब गैस है। तो रिएक्टेंट साइड में हम सारे के सारे गैस को देखेंगे और प्रोडक्ट साइड में अपन गैस को ही देखेंगे। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अपन एडिशन करेंगे और माइनस करेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चों जीरो हो जाती है ना, तो इस मीन्स आर टी इसकी पावर आपकी जीरो, तो वन हो जाएगा, तो डेफिनेटली केपी इक्वल टू केसी मिलेगा। सेकेंड, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डेफिनेटली केपी केपी की वैल्यू भी क्या होने वाली है, मैक्सिमम फ्रॉम द केसी। बिकॉज जो ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होगे तो जो डेल्टा आपका एन आर टी इस मतलब वैल्यू वो आपको यहाँ से मिलेगी इंक्रीज, है ना। इस कंपैरिजन की मैक्सिमम होगी। थर्ड केस है डेल्टा एन जी आ जाएगा, है ना। तो फिर इस केस में वन डिवाइड बाई हो जाएगा, तो ऑब्वियसली केसी इज ग्रेटर देन केपी। H2 प्लस I2 फॉर्मेशन ऑफ 2H है, ठीक है। इसमें HI भी गैस की फेज में दे रखा है, आयोडीन भी गैस में, H2 भी गैस की फेज में। तो आप डेल्टा एनजी निकाल पाओगे ना। आपके प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हैं गैस के? 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड में, माइनस करेंगे अपन रिएक्टेंट साइड में H2 का 1 मोल है, रिएक्शन होनी चाहिए, I2 कितने हैं आपके? 1 मोल। तो आपके 2 मोल्स इधर हैं और 2 मोल्स आपको इधर मिलेंगे, तो 2 करेंगे, डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? जीरो। इफ डेल्टा एनजी जीरो, डेफिनेटली केपी इक्वल टू केसी मिलेगा, ठीक है। इस बात को समझ में आपको आना चाहिए। तो केपी इक्वल टू, देखो केपी इक्वल टू केसी आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। बाकी इसको लिखते कैसे हैं तो वो आप समझ लो। इस रिएक्शन के लिए अपन केसी कैसे लिखेंगे? तो जो आपका प्रोडक्ट है ना, टू आपका एच आई, उसका कॉफिशिएंट 2 है, तो एच आई की पावर आपकी 2 हो जाएगी, जो कॉफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। H2 आपका जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट साइड है वो आपका नीचे दे रखा है, बाकी आपका I2 ये भी नीचे साइड में दे रखा है। बाकी बच्चों एच आई का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो आपका मोल पर लीटर में अपन लिखेंगे उसकी पावर 2 डिवाइड बाई H2 कितना होगा, मोल पर लीटर। इधर भी आपका मोल पर लीटर। हम लोग केसी निकाल रहे हैं, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों साइड में अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ही यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो ऊपर के टर्म से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा यूनिट लेस। तो केसी इस केस में आपको मिलता है यूनिट लेस। बट व्हाट अबाउट केपी? तो केपी के केस में अपन पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर फॉर एच आई उसकी पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। कॉफिशिएंट 1 है तो पावर अपन नहीं देंगे। तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होगी आपकी? एटीएम, एटीएम की पावर 2 डिवाइड बाई एटीएम इंटू एटीएम, ठीक है। तो इससे अपन कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इट इज आल्सो यूनिटलेस। तो कैसे निकल के आया? हमने कैसे निकला? डेल्टा एनजी की हेल्प से। कुछ इक्वेशन और लेते हैं, जैसे मैंने पीसीएल 5 लिया है, यहाँ पीसीएल, ठीक है। कैसे बच्चों? यहाँ पे देखो ये गैस है, इधर देखेंगे ये गैस है, तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स हुए आपकी? एक मोल ये, एक मोल ये, ओवरऑल आपको 2 मोल्स। 2 मोल्स हो गया प्रोडक्ट साइड के माइनस। हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में कितना मोल्स है? 1 मोल। तो 2 माइनस 1, डेफिनेटली यहाँ पे 1 आ गया। डेल्टा एनजी वैल्यू अपन आ चुकी है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1, तो केपी का रिलेशन आते हैं, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी 1, तो केपी ये बात क्लियर।
बाकी आपको क्या करना है, यूनिट निकालना है। तो PCl3 का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, Cl2 का मोल पर लीटर, PCl5 का भी मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल आप कैंसिल कर सकते हो, तो इसका मिलेगा यूनिट। तो केसी हमेशा यूनिटलेस नहीं होती है ना, डिपेंड अपॉन रिएक्शन कैसे दे रखी है उस ढंग से अपन लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से केपी का यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, एटीएम फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए। इसी तरीके से केस और लेते हैं जहाँ पे ये रिएक्शन आपको दे रखी है, अमोनिया का फॉर्मेशन फ्रॉम N2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। इसके मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 3 और +1 यहाँ से 4। तो आपको यहाँ से मिल गया -2। तो डेल्टा एन जी यहाँ से -2 आ गया। डेल्टा एन जी देखो ये -2 लेगा, केपी इक्वल टू के सी पावर डेल्टा एन जी। तो ये जो पावर -2 है तो उसको अपन नीचे लिख सकते हैं पॉजिटिव में, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं अगर इसका यूनिट निकालता हूँ केपी के सी का, तो आप निकाल पाओगे, है ना। का आपको मोल पर लीटर की पावर 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई आपका H2 का मोल पर लीटर उसकी पावर 3 करना पड़ेगा, डिवाइड और नीचे आपका रहेगा मोल पर लीटर। सबको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से आपको ये आंसर बैठे। अब इसी को पता है मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी कितना आया था, -2। तो अब डेल्टा एन जी -2 लगा दो बस, माइनस। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बस डेल्टा एनजी को डेल्टा निकल, वो आप पावर कर सकते हो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, तो आपको इसका यूनिट मिल जाएगा। और यहाँ भी इसका यूनिट आपको मिल सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोजीनियस। तो होमोजीनियस आपको समझ में आएगा। होमोजीनियस में क्या था कि सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच्चों गैस की फेज में ही मिलेंगे, ठीक है, तो बोलते हैं होमोजीनियस। हाइड्रोजीनियस में डिफरेंट मिलेंगे। देखो इट इज ए सॉलिड, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये गैस है, तो स्टेट आपको डिफरेंट मिलने वाली है। हाइड्रो का अंदर डिफरेंट, रिएक्टेंट साइड में डिफरेंट आपको क्या मिलेंगी, लिक्विड और गैस, ठीक है। सारी की सारी स्टेट एक जैसी नहीं होंगी, उसको बोलेंगे अपन हेट्रोजीनियस। तो आप यहाँ से क्या करो, कैल्शियम ऑक्साइड का और इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिवाइड बाई आपका रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। बट हमें पता है कि जो सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, एक कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड है। दोनों एक्टिविटी कितनी होगी, 1। ये मैंने कल आपको बताया था ना, दोनों एक्टिविटी कितनी 1। तो यहाँ पे यहाँ बन रहा, तो किस पे डिपेंड करेगा, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पे। एग्जैक्टली। तो केसी ओनली ऑन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से हम केसी के निकाल सकते हैं। के भी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ CO2 गैस की। CO2 गैस का पार्शियल, इस रिएक्शन के लिए CO2 गैस के पार्शियल प्रेशर से केसी निकल जाएगा और केपी निकल जाएगा। बट यूनिट यूनिट बचो डायरेक्ट इसका केपी से क्या, इसका हो जाएगा मोल। सिर्फ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो मोल पर लीटर आपको मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग। इसी में एग्जांपल हो, जैसे कार्बन के साथ देखो आप रिएक्शन है, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ मोनोऑक्साइड, इक्विलिब्रियम आपको मिल रहा है। देखो ये गैस की फेज में है, ये गैस है, ये सॉलिड है। इट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अपन केसी कैसे लिखेंगे, लिखना सीखते हैं। तो CO कॉफिशिएंट 1 है, तो CO अपन ने ऊपर लिखा है, डिवाइड बाई गैस की फेज में, ऑक्सीजन भी गैस की फेज में नीचे है, उसकी पावर 1/2, बिकॉज कॉफिशिएंट कितना है, 1/2। कार्बन सॉलिड है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो केसी आपका ये बन गया। केपी भी बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, उसकी पावर 1/2। तो ये आपका केपी हो गया। जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आप सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करना, आंसर आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है, आपको समझ आएगा। जैसे बच्चों क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे देखो आपका ईस्टर दे रखा है, इट इज ईस्टर प्लस आपका H+ है नेस्टिंग मीडियम में, या और क्या बन रहा है बेटा, यहाँ से एसिटिक एसिड बना है और आपका एल्कोहल बना है, ठीक है। फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको ये दे रखा है रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपको ये है, बैकवर्ड का रेट है। आपसे पूछा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको पता है बेटा K इक्वल टू होता है K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड। कल ही आपको पढ़ाया था मैंने। K फॉरवर्ड दे रखा है 2 × 10⁻², उसको अपन ने यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाई K बैकवर्ड। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा यहाँ से आपको आंसर, इट इज 50।
डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड अपन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है N2 + 3H2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2H2 अमोनिया, तीनों के कॉन्सेंट्रेशन उसने साथ में दिए, ठीक है, 0.5, 1 कैपिटल एम, 2 कैपिटल एम। आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो K = 2 निकालना है, तो K निकालना बहुत ही ईजी है। K निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन है ना, भाई ये ऊपर हो जाएगा, बाकी ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन आपके नीचे हो जाए, बिकॉज ऑल आर गैस। तो देखो अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आपको 2 दे रखा है, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 0.5 किसके लिए दे रखा है, आपके N2 के लिए, N2, और डिवाइड बाई आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, उसकी पावर आपकी 3। 1 किसका कॉन्सेंट्रेशन है, आपका H2। बस इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट को लेके। केपी किसी समझ में आपको आ चुका होगा प्रॉपरली, ठीक। अब इसमें एक स्पेशल केस भी आपका रहता है केसी और केपी को लेके, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेशल केस ये रहता है कि बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है वो आपका केपी = केसी, है ना, RT की पावर डेल्टा NG, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर इफ एनी केस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोलेगा कि टेम्परेचर = 1/R, टेम्परेचर 1/R की इक्वल है, ऐसा केस आता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टी को रिलीज कराना है और वहां पे 1/R लगाना है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। देख लो आप, R से R कैंसिल तो 1 बचेगा, 1 की पावर डेल्टा NG, 1 की पावर आपके पॉजिटिव जो भी होगा तो ऑब्वियसली 1 रहेगा, तो KP = KC। तो आपको सीधा टिक करना है कि अगर टेम्परेचर आपका इक्वल है 1/R के, तो KP की वैल्यू KC के बराबर होती है। सेकेंड केस क्या है हमारे पास है, KP = KC RT डेल्टा NG, तो KP/KC अपन लिख सकते हैं, KC को अपन नीचे लेके आ गए तो ये बन जाएगा। बाकी मैं दोनों साइड में लॉग लेता हूँ, तो लॉग की इक्वेशन भी आती है, मैंने दूसरे में लॉग ले लिया बेटा, तो लॉग KP/KC लिख सकते हैं। इधर भी आप अगर मैं लॉग लूंगा तो ये पावर देखो फ्रंट पे चली जाएगी, डेल्टा NG और लॉग RT बचेगा आपको, ठीक। मैं सारे टर्म को एक साइड कर देता हूँ सिर्फ, तो लॉग KP/KC, इस होल टर्म को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो माइनस के साथ ये माइनस डेल्टा NG लॉग RT। इक्वेशन भी आपको पूछी जाती है, ठीक है। बाकी इस इक्वेशन में जो भी पूछेगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, वो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से हमारे, बेटा के इक्विलिब्रियम है ना, इसको अफेक्ट करने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तरीका। जैसे आप ध्यान, मैंने लिखा बेटा ए से बी लिखेंगे तो इसका केसी कैसे निकाला जाएगा, बोलो। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बी, तो बी डिवाइड बाई ए अपन लिखेंगे। फिर मैंने रिएक्शन को ना उल्टा लिख दिया है, है ना। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि ए से बी का जो केसी है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है, कुछ भी देगा, 5 देगा, 6 देगा, कुछ भी देगा। फिर बोलेगा बी से ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उसको रिवर्स कर देना, बिकॉज अगर मैं इसके लिए जो केसी निकालूंगा, आप ध्यान दो, केसी डैश वो क्या होगा, A/B होगा ना, तो ये इसका रिवर्स हो गया ना, इसका रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब अपन ले सकते हैं कि केसी डैश = नया जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, केसी डैश = 1 डिवाइड बाई केसी। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में कैसा है, कोफिशिएंट की बात है। जैसे बच्चों ए से बी पे क्या था हमारा, केसी की वैल्यू ये थी, ये था ना फॉर्मूला केसी के लिए। फिर हमने क्या किया, ए और बी दोनों साइड में ना मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर जब इसका मैं केसी डैश निकालूंगा इस इक्वेशन के लिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग, तो बनेगा बी की पावर, बी जे प्रोडक्ट, बी की पावर 3, ए की पावर 3। तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको ओवरऑल करके कि सर बी डिवाइड बाई ए, इसकी पावर कितनी, 3। तो देखो दिस बी बाई ए इज कॉल्ड केसी, तो डेफिनेटली मैं इसको रिप्लेस करके केसी लिख देता हूँ, तो केसी की पावर कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब अगर मैं किसी भी रिएक्शन को, किसी भी इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है उसको मैं रिवर्स करूंगा तो केसी की वैल्यू रिवर्स होती है, या मैं जिस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया केसी निकल के आएगा ना, उसकी पावर आपको उतना ही आपको कोफिशिएंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, यस। तो इस तरीके से अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप और भी फैक्टर्स को देखो,
जो इम्पोर्टेंट है आपका। तो रिजल्ट बच्चों अपन बोल सकते हैं कि ए और बी के साथ मैंने एन का मल्टीप्लाई किया है, तो नया जो केसी आएगा वो फर्स्ट केसी जो था ना कि ए और बी के जो इक्विलिब्रियम था, तो बस उसकी पावर अपन एन कर देंगे और कुछ भी नहीं। जो मल्टीप्लाई करेंगे ना कोफिशिएंट का, बस वो केसी की पावर कर देंगे। 1/3 अपन ने यहाँ पे लिखा है ना, मल्टीप्लाई दोनों साइड है तो अपन ये लिख देंगे, फाइनली आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। किसी भी तरीके से लोगों जो कोफिशिएंट वो पावर बन जाएगा और कुछ नहीं। मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर हम सिर्फ एक काम देखते हैं कि अगर बच्चों रिएक्शन जैसे यहाँ पे दे रखी है कि ए से बी दे रखा है फर्स्ट रिएक्शन, इसके लिए के की वैल्यू K1 की वैल्यू क्या होगी, B/A होगी, ये समझ में आ रहा होगा। सी से डी दे रखा है, इसका K2 क्या होगा, D/C होगा। भाई प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट ही करना है ना आपको बस। तो मैं कह रहा हूँ कि जरा इन रिएक्शन का एडिशन किया हम लोगों ने, है ना। जब फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का अपन एडिशन कर देते हैं तो एडिशन करने पे क्या बनेगा बोलो, E+C हो जाएगा, यस। और इधर से क्या मिलेगा आपको, B+D मिलेगा। समझ में आ गया। मैं इस रिएक्शन के लिए ना K निकालता हूँ, तो K निकालूंगा तो BD आपका प्रोडक्ट है वो ऊपर चला जाएगा, B/D डिवाइड बाई A/C। तो आप जरा ऑब्जर्व करो, जब मैं दो रिएक्शंस को ऐड करता हूँ तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट क्या पड़ता है। जब मैं रिएक्शन को ऐड करूंगा, रिएक्शन को ऐड करने पे आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे, ये देखो व्हाट इज B/A, B/A इज K1, व्हाट इज D/C, D/C इज K2। तो एग्जैक्टली मैं K1 इंटू K2 लिख सकता हूँ। तो जब मैं किसी भी दो इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ऐड करने पे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। या कहीं भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन ऐड हो रही है। बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी। अब मैं बोलता हूँ कि बेटा मैंने सब्ट्रैक्शन किया है, मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया। जब मैं इन रिएक्शन में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो A-C होगा, A-C इक्विलिब्रियम, यहाँ से B-D। बट कभी बच्चों रिएक्शन तो माइनस में लिखी नहीं जाती है ना, रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है कि प्लस आना चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, डी को इधर शिफ्ट करेंगे, सी को इधर कर देंगे, तो प्लस बन जाएगी। तो A+D और B+C, ये कहाँ से मिला है, सब्ट्रैक्शन से। जब भी मैं किसी भी गिवन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट करने में बच्चों देखो इसका के यहाँ से निकाला जाए, बी और सी ऊपर हो जाएगा, यस, बी और सी आपको ऊपर मिल रहा है, ए और डी आपको नीचे आ गया, ठीक है ना, जो आपके रेक्टेंट। तो अब जरा आप ऑब्जर्व करो कि भाई B/A क्या है और C/D क्या है। B/A इज कॉल्ड K1, तो K1 तो ऊपर आ गया, बिल्कुल सही है। बट C/D, देखो D/C का मतलब क्या है, K2, ठीक है। यहाँ पे C/D है, मतलब ये इसका रिवर्स है, रिवर्स है तो आपका 1/K2 अपन लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, K1/K2। तो जब मैं किसी भी दो रिएक्शन को ऐड करूंगा तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। जब मैं कहीं दो रिएक्शंस का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना, समझ में आ गया। जैसे को एक क्वेश्चन आपको नीचे भी दे रखा है, आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैंने दे रखा है बेटा A से B, B से C, C से D, ठीक है। तो इसके लिए आपका K1 है फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए K2 है, इसके लिए K3 है। आपसे पूछा A और A से D, तो A से D के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, हाँ। तो आपको पता है A से D आपको निकालना है, A से D निकालना है तो इन तीनों को हम क्या करें, इन तीनों के साथ एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, वो आपके हाथ में, आपको दिमाग लगाना है। तो देखो A आपको मिल रहा है रिएक्टेंट साइड में, D आपका है प्रोडक्ट, इस पे फोकस करो लास्ट इक्वेशन। तो A देखो यहाँ पे है आपका रिएक्टेंट साइड में, D यहाँ पे आपका है प्रोडक्ट साइड में। इनको छोड़ के बाकी सब रिवर्स होनी चाहिए, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि A से B, B से C, C से D। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ऑब्वियसली A से D मिलेगा ना सीधा। तो हम तीनों इक्वेशन के साथ अगर मैं तीनों का एडिशन करूंगा तो आपको पता है सर कि इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आ गया आंसर। मैंने ए से डी पूछा तो आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, मैंने डी से ए पूछा तो क्या करेंगे बोलो, मैंने इक्वेशन को उल्टा किया है, तो उल्टा किया है तो ये पूरा टर्म भी उल्टा हो जाएगा। तो देखो आपको ये मिलता है, रिवर्स हो गया ना, बस इसको टिक करना था, हो जाएगा अब तो क्लियर एकदम। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आपके आते हैं, डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि टेम्परेचर जब हम यूज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। तो बच्चों ये इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड बॉन्टॉफ इक्वेशन। आप इस बॉन्टॉफ इक्वेशन को रख के याद रख सकते हो। तो लॉग, ये फॉर्मूला आपका आता है, ठीक है,
और लीनियर इक्वेशन आती है वहां से डिफाइन करते हैं। आप सीधा ध्यान रखो log K2/K1, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 इंटू आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2। इट इज कॉल्ड वन टॉप इक्वेशन। इक्वेशन भी आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट। तो K1, ये व्हाट इज K1? K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। व्हाट इज K2? K2 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। डेल्टा एच क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन जो एंथैल्पी चेंज होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ से क्या होगा? log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.33 इंटू आर। और यहाँ से अपन एलसीएम लेते हैं तो T1 T2 ऊपर आपका T2 माइनस T1 होगा। तो बस इक्वेशन को प्लीज ध्यान रखो। log K2/K1, K2 किसके लिए डिफाइन है? T2 टेम्परेचर के लिए। K1 किसके लिए डिफाइन है? T1 टेम्परेचर के लिए। बस ठीक है। बाकी इसमें केस आपसे पूछेगा नहीं, केस इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर बच्चों मान लो क्वेश्चन के अंदर ना उसने बोला है कि प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच क्या माना जाएगा? नेगेटिव। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों क्या होती है? नेगेटिव में ही होती है ना, हीट रिलीज हो रही होती है। तो हीट जब रिलीज हो रही होती है तो इसमें आपका log K2 डिवाइड बाई K1 ये भी आपका लेस देन 0 होगा। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो समझ में आएगा। ये देखो, ये आपको अगर देखिए ना यहाँ से, देखो log K2 डिवाइड बाई K1 ये होल टर्म, बिकॉज डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। और इसमें T2 की वैल्यू बड़ी है T1 से। फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, T2 की वैल्यू अधिक है T1 से। तो भाई ये पूरा टर्म तो बेटा पॉजिटिव ही होगा ना, बट डेल्टा एच तो फाइनली नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो log K2 डिवाइड बाई K1 क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इफ T2 ग्रेटर देन T1, तो डेफिनेटली उस केस में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? K2 लेस देन K1। बिकॉज आप यहाँ पे माइनस ले रहे हो तो इनइक्वलिटी बनेगी, तो log K2 माइनस लिख सकता हूँ log K1, बिकॉज डिवीजन है लेस देन 0। तो इस टर्म को मैं उठा के इधर शिफ्ट कर दूंगा तो log K2 इज लेस देन log K1। तो K2 डेफिनेटली K1 से कम। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आप बढ़ाते हो टेम्परेचर, बिकॉज डेफिनेटली T2 इज ग्रेटर देन T1, मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है, और प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीज। क्लियर? तो उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, आप ध्यान रखना। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव। तो log K2 डिवाइड बाई K1 इट इज ग्रेटर देन 0 होगा। डेफिनेटली आपका ग्रेटर देन 0, बिकॉज ये होल टर्म आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आपको मिल जाएगी, है ना। पॉजिटिव मिलेगी तो फिर ये इनइक्वलिटी, तो आपका K2 ग्रेटर देन K1। तो मैं फाइनली बोलूंगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। बट डेल्टा एच 0 आ गया, मतलब एंथैल्पी चेंज कुछ हुआ ही नहीं रिएक्शन के अंदर, तो उस केस में K2 इक्वल टू K1 निकल के आएगा, ठीक है। बिकॉज ये होल टर्म आपका 0 हो जाएगा ना, तो फिर इस केस में लॉग जो K2 होगा वो K1 के इक्वल होगा, तो K1 इक्वल टू K2 अपन बोल सकते हैं। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। या आप इनर्ट गैस का एडिशन करोगे तो भी कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग कर लेंगे बाद में, मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है? फॉर्मूला बच्चों अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये फॉर्मूला कि अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ए, ठीक है। एक आपका एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। ई क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अगर अल्फा परसेंटेज पूछता है तो एक्स बाई ए इंटू अपन करेंगे 100, दिस इज अल्फा परसेंटेज। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आपको मैं एक बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूँ। जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कभी क्वेश्चन दे रखा है कि सर ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है, कोई रिएक्टेंट है, कुछ भी प्रोडक्ट है ना, आप कुछ मत करो। टी इक्वल टू 0 पे से कॉन्सेंट्रेशन ए होगा या मोल्स आपके ए होंगे, तो बी इज ए प्रोडक्ट, तो टाइम आपका 0 होगा तो ये आपका 0 बनेगा। बी तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, जब आपका टाइम 0 रिएक्शन हो ही नहीं रही है ना, तो बी इज ए प्रोडक्ट तो वो तो 0 होगा। हमारा टाइम बच्चों पहुंचा इक्विलिब्रियम पे, यहाँ से एक्स पार्ट बाहर गया तो यहाँ एक्स का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल इजी है। सेकंड इक्वेशन देखें, कभी दे रखा है ए से 2b, इस तरीके से दे रखा है,
तो t इक्वल टू 0 पे a है, तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। लेकिन बच्चों इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे तो a में से x पार्ट बाहर जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा 2x। कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, साथ में ये ध्यान रखना। यहाँ कॉफिशिएंट 1 था तो 1 इंटू एक्स एक्स रहता है। यहाँ देखो 2a से क्या हो रहा है b, कभी ऐसी इक्वेशन दे रखी है। तो एक काम और करना कि जो आपका रिएक्टेंट है ना, उसका जो कॉफिशिएंट है ना, उस कॉफिशिएंट को ना आप 1 बना लो। कॉफिशिएंट को ऑलवेज आप 1 बना लो। 1 बनाते ही आपका इक्वेशन इजी हो जाएगा। मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो ये बन जाएगा आपका फाइनली a से b डिवाइड बाई 2। क्या बनेगा b डिवाइड बाई 2। तो मैं बोलूंगा t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इस a की वैल्यू स्मॉल है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0। नेक्स्ट t इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेंगे तो इसमें से a में से x पार्ट बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली 1/2। तो अपन डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे x/2, ये आपका फॉर्मेशन होगा b। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ 2a से 2b के बारे में, इसको भी आप समझ सकते हो 2a से 2b, है ना। तो t इक्वल टू 0 पे कॉफिशिएंट 1 बना लो, तो दोनों साइड में क्या करना है अपन 2 से डिवाइड करते, तो ये a होगा 0 होगा, यहाँ से a माइनस एक्स, तो x का फॉर्मेशन। मैं दोनों साइड 2 से डिवीजन किया है ना, 2 से डिवीजन इधर भी और 2 से डिवीजन इधर भी, तो a से b बचेगा, आपको वैसे ही लिखना है। कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि a से बना है 2b प्लस 3c, तो आपका a रिएक्टेंट है, t इक्वल टू 0 पे a होगा, दोनों आपके 0 0 होंगे प्रोडक्ट। t इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स होगा, तो बोलो कॉफिशिएंट कितना है इसका, इसका कॉफिशिएंट 1 है a का, बहुत अच्छी बात। बट b का कॉफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ से आपको 2x लिखना पड़ेगा, x निकला है 2x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3x लिखना पड़ेगा। लिखना सीखो आप, वो इंपॉर्टेंट। मैंने दे रखा है 2a से आपका 3b प्लस c, इस तरीके से दे रखा है, तो आप कैसे करोगे, तो a का कॉफिशिएंट 1 बना लो, इधर हम 2 से डिवीजन कर देते हैं और इनके साइड भी हमें 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम नंबर से डिवीजन मल्टीप्लाई करो, डजंट विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ से अब जब डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है a से इक्विलिब्रियम 3/2 इंटू b प्लस c डिवाइड बाई 2, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो a का बच्चों कितना कॉन्सेंट्रेशन है a, ये दोनों 0 0 होंगे आपके। t इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो a में से x बाहर जाएगा, ठीक है। जब a में से x बाहर जाएगा तो आप देखो फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल इजी। जब a में से x आपका बाहर जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। समझ में आ गया, यस 1/2 है ना, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, तो x/2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट इक्वेशन आपकी वाई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको अपन जाने देते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, किस ढंग से हमें लिखना है, कैसे करना है। बाकी मैं इसके जो कॉन्सेप्ट जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं चैप्टर के। देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से लिखा है मैंने अल्फा, दिस इज अल्फा, बिल्कुल इजी ट्रिक है, ठीक है ना, दिस इज इजी ट्रिक एक्चुअली, ठीक है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम की पावर है डेल्टा एनजी डिवाइड बाई एनपी। डेल्टा एनजी हमने तो अभी समझा था, डेल्टा एनजी के बारे में है ना, समेशन ऑफ पोलर साइड के कोएफिशिएंट गैसियस माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड के, माइनस कर देते हैं डेल्टा एनजी। एनपी क्या है, एनपी होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है ना। एनपी का मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में जो गैसियस मोल्स हैं वो वैल्यू नीचे लगना है, बस क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। सपोज क्वेश्चन लिखा है कि PCl5 PCl3 और Cl2 में आपका चेंज हुआ, समझना ध्यान से। मैंने बच्चों बोला कि चलो इसकी इक्वेशन बनाई जाए अल्फा वॉल्यूम ऑफ प्रेशर के साथ, है ना। PV इक्वल टू एनआरटी रहता है ना, तो डेफिनेटली प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, उसकी पावर डेल्टा एनजी डिवाइड बाई एनपी, है ना, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम अल्फा लिखते हैं बच्चों, तो अल्फा तो बी की पावर कितना हो जाएगा बताओ जरा इस रिएक्शन के अंदर, डेल्टा एनजी कितना होगा, यहाँ से 1/2, तो 2 माइनस इधर कितना है 1, 2 माइनस 1, तो 1 मिलेगा डेल्टा एनजी, तो 1 आपका ऊपर आएगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट साइड में 2 ही गैस के मोल्स हैं, 1/2, 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो बी की पावर 1/2, तो प्रेशर ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई पी की पावर 1/2। ना क्वेश्चन में पूछता हूँ, क्वेश्चन आते हैं इस ढंग से कि बच्चों वॉल्यूम को ना मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
मैंने इस इक्वेशन में वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ाया, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा वॉल्यूम को 4 टाइम्स बढ़ाया, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द अल्फा, अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो बस ये रिलेशन लगाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो बी की पावर 1/2 है ना, तो 4 टाइम्स बढ़ाया तो ऑब्वियसली है बी की पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2, 4 का अंडर रूट तो 2 आता है, तो 2 टाइम्स क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैंने बोला प्रेशर 16 टाइम बढ़ रहा है, तो प्रेशर बच्चों अल्फा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डेफिनेटली वैल्यू डिक्रीज होगी, बट कितनी डिक्रीज होगी, तो 16 की पावर 1/2 कर देते हैं, 16 का अंडर रूट कितना आता है 4, तो वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया ना, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है H2 + I2 फॉर्मेशन ऑफ 2HI, तो अल्फा का फिर से बनाओ फॉर्मूला, ठीक है, तो अल्फा क्या होगा, बी की पावर कितनी, तो देखो इधर कितने मोल्स हैं आपकी, 2 मोल्स क्लोराइड साइड, इधर कितने गैसियस मोल्स हैं 2, तो 2 - 2 डेल्टा एन जी कितना हो गया 0, तो 0 ऊपर आ गया, डिवाइड बाई गैसियस प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल्स कितने हैं 2, तो 0 डिवाइड बाई 2, 0/2 आपको आंसर पता चल रहा होगा, है ना, कितना हो जाएगा आपका 0, तो बी की पावर 0, वॉल्यूम पावर 0, तो ये 1 है ना, यहाँ भी होगा 1/1, तो इसका मतलब अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपका जो आपका अल्फा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट, आपको ये टिक करना है, ठीक हो जाएगा ना सॉल्व अभी तो, यस। तो ये भी कॉन्सेप्ट रहता है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल के का, तो के बच्चों क्या होता है, के मतलब है प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, ठीक है। पहला आपका एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट से बच्चों बन रहा है प्रोडक्ट, तो के क्या होगा आपका, P/R होगा डेफिनेटली। अगर बच्चों के की वैल्यू मैक्सिमम है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास 2 केमिकल रिएक्शंस हैं, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के लिए के की वैल्यू मैक्सिमम है, तो पी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, के की वैल्यू मैक्सिमम है, पी की वैल्यू मैक्सिमम, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हेंस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो जिस केमिकल रिएक्शन के लिए के की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम होगी, तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल माना जाएगा। के की वैल्यू कम होगी, तो उस केस में रिएक्टेंट की वैल्यू बच्चों क्या होगी, बिकॉज रिएक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस केस में रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। बिल्कुल समझ में आ रहा है, के की वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है कम हो रही है, कंपेयर करने को आएगा, तो कौन सा देखिए स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, नाउ इट इज क्लियर। जैसे क्वेश्चन दे रखा है नीचे, आप अगर देखो तो यहाँ पे H2 + O2 आपको दे रखा है ना, यहाँ से K1 ये दे रखा है, सेकंड के लिए K2 ये दे रखा है। नाउ यू हैव डिसाइड कि इन दोनों में से रिएक्टेंट कौन सा अधिक स्टेबल होगा, प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा बताओ, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, की वैल्यू यहाँ पे अधिक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो XO2 होगा ना सेकेंड रिएक्शन में, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आपकी XO से, जो फर्स्ट में था, ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चंस आते हैं, आप डायरेक्ट से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी। तो एक इसमें एप्लीकेशन और आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का परसेंटेज, एक्सटेंट का मतलब होता है परसेंटेज कि रिएक्शन हमारी कितनी फिनिश हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे रेट नहीं है आपका, के एक्सटेंट रिएक्शन हमारी कितनी परसेंटेज फिनिश हुई है, तो जितना बच्चों के की वैल्यू मैक्सिमम होगा प्रोडक्ट आपका उतना ज्यादा बनेगा, ठीक है। जितना के की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट आपका अधिक बचेगा, प्रोडक्ट कम से कम बनेगा। तो के की वैल्यू जिसके लिए अधिक होगी वहां पे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊं, तो बच्चों केसी की एक रेंज होती है, केसी की रेंज होती है 10⁻³ से 3 तक, ये केसी की रेंज है 10⁻³ से लेके 10⁻³ तक। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दे रखा है 10⁻³ से 10⁻³ इट इज अ लिमिट, ठीक है, हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट फॉर द केसी। जब रिएक्शन हमारी होती है इक्विलिब्रियम पे, तो यही आपको देखने को मिलेगा 10⁻³ इंक्लूडिंग 10⁻³। अगर इससे वैल्यू बच्चों कम होती है तो डेफिनेटली वहां पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है, ठीक है। अगर यहाँ से 10⁻³ से वैल्यू काफी अधिक दे रखी है तो रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब ये है। जिससे हम आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें देखो आपकी के की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻48, इट मीन्स ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे कहीं पे आने वाली है, तो रिएक्शन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, करना है, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में देखो N2O2, इसके लिए के की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻18, तो -18 कहाँ पे लाई करेगा बताओ, इसके और इधर यहाँ पे लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इट मीन्स रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड।
बट के की वैल्यू 57 है, इसका मतलब 57 कहीं यहाँ बीच में पड़ेगा, तो रिएक्शन आपकी कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। बस इतना ही टिक करना होता है। ये समझ में आ गया। 10⁻³ से 10⁻³ तक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेगी, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ से क्यूसी निकालना है। क्यूसी मैंने सिखाया ना बच्चों, रिएक्शन क्वेश्चन। बस क्यूसी और केसी को ध्यान रखो, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यही ग्राफ बताया था, अगर आपको याद होगा, यही सेम ग्राफ था, मैंने बताया था। क्यूसी केसी बराबर है, मतलब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। यहाँ पे क्यूसी छोटा है इस साइड में, तो क्यूसी कहाँ जाएगा बच्चों, केसी की साइड में। जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बच्चों रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। बस आप ध्यान रखो कि क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी होगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यूसी की वैल्यू छोटी होगी बच्चों केसी से, तो रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड क्यूसी केसी बराबर होगा तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। यही सेम थिंग मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कंप्लीट एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट बच्चों आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक एलसी प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ली चैटेरियर प्रिंसिपल। तो एलसी प्रिंसिपल बच्चों ये कहता है कि इट स्टेट दैट इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी फैक्टर्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ है, देन डिटरमाइन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन सो दैट चेंज ऑफ इफेक्ट में बी नलिफाइड। कैसा होता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम कुछ चीजें अप्लाई करने वाले हैं। हम उनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, हम वहाँ प्रेशर चेंज करेंगे, हम वो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे, कुछ नहीं हम उसमें ऐड कर देंगे कुछ चीजों को, ठीक है। तो उस केस में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम विल चेंज, बट जो रिएक्शन होगा, हमने जो दिया है उसको, उसका अपोज करेगा, उसका अपोज करके उसको नलीफाई करेगा, ठीक है। और वापस से कहाँ पे आना चाहेगा, अपने फिर वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट पे आना चाहेगा। तो फर्स्ट केस है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। मैंने बच्चों रिएक्टेंट साइड में ना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है। अगर इधर मैंने इंक्रीज किया है, तो मैंने बच्चों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया ना, तो वैल्यू कहाँ पे अधिक हो चुकी है, रिएक्टेंट साइड में। बट प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन अभी भी कम होगा, तो जो वैल्यू हमने इंक्रीज करी है उसको ये नलीफाई करेगा, उसको अपोज करेगा। तो चीज आपकी यहाँ पे बढ़ चुकी है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको क्या करेगा, नलीफाई करेगा, तो किधर शिफ्ट करेगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं बढ़ाता हूँ कॉन्सेंट्रेशन बच्चों प्रोडक्ट का, इधर बढ़ाऊंगा, तो हमने तो इधर बढ़ाया ना, बट रिएक्शन इसका अपोज करेगी। अपोज करने के लिए क्या करेगी, इसको कम करेगी तो किधर शिफ्ट करेगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम कर देता हूँ, मैंने कुछ सेक्शन बाहर निकाल लिया फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड, इधर से कम कर दिया, तो इधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर से वो अपोज करेगा रिएक्शन, और जब इधर कम हो जाएगा तो इधर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, रिएक्शन फिर से कहाँ जाएगी, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम करता हूँ, इधर से मैंने कुछ सेक्शन बाहर निकाल दिया फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो बताओ रिएक्शन किधर से किधर शिफ्ट करेगी, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस यही तो आपका यहाँ पे एलसी प्रिंसिपल का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें ही, जैसे बच्चों क्वेश्चन आता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर ही, इसमें एलसी प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ गैसियस मोल्स इज लेस, ठीक है। आप डायरेक्टली ध्यान रखो कि जब भी कभी भी क्वेश्चन आता है कि प्रेशर इंक्रीज किया गया है, बिल्कुल मैं इजी ट्रिक बोल रहा हूँ, प्रेशर अगर इंक्रीज किया गया है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहां पे गैसियस नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि मान को चलो हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने इसको ना क्लोज करके रखा है, समझना ध्यान से। इट इज ए क्लोज्ड, इफ इट इज ए क्लोज्ड देन इक्विलिब्रियम विल अटेंड, डेफिनेटली क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, क्लियर। अब मैंने इसमें क्या किया बच्चों, गैस के मोल्स यहाँ पे फिल कर दिए, ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा दी इस तरीके से, ऊपर से मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया मतलब गैस के साथ क्या होगा, डेफिनेटली बच्चों प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन तो हमारा ये है कि जब बच्चों रिएक्शन हो रही है तो इसमें रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे, दोनों बातें आपको देखने को मिलेंगी, इक्विलिब्रियम आपको पहले से दिखेगा। तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मुझे बताओ, ये तो गैस उसका अपोज करेगी, बट किधर गैस के मोल्स किधर भागेंगे, गैस के मोल्स उधर भागेंगे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, लेस होंगे। नंबर ऑफ मोल्स गैस से क्या होंगे, लेस होंगे, यहाँ पे तो मैक्सिमम हो जाएंगे,
तो इसका पोस्ट करेगा, पोस्ट करने से किधर भागेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ गैस के मोल्स कम होंगे उधर शिफ्ट करेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा। मैंने बोला N2+3H2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, ये पूरा का पूरा होल एक ही बीकर के अंदर हो रहा है आपका कंप्लीटली। मैंने प्रेशर को बढ़ाया, जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना, बिकॉज प्रेशर इज मस्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इधर कितने मोल्स हैं गैस की, 2 मोल्स। इधर कितने हैं, 3O+1, यहाँ 4 मोल्स हैं। वो लोग इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी। मैंने प्रेशर को कम कर दिया बच्चों, अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बट इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे मोल्स ज्यादा होंगे। समझ में आ गया होगा, यस। इसी तरीके से बच्चों आता है टेम्परेचर की कहानी। तो टेम्परेचर में 2 केस आते हैं, एक आता है एंडोथर्मिक, एक आता है आपका एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक को जब अपन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक जब हम लिखते हैं तो कैसे, A+ हीट फॉर्मेशन ऑफ B, ऐसा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट विल वर्क एज ए रिएक्टेंट, बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट विल ट्रीट एज ए प्रोडक्ट। ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब मैं एंडोथर्मिक की बात करूंगा और यहाँ पे मैं टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता हूँ एंडोथर्मिक वाले केस में, तो जिधर हीट लिखी है ना उधर ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो हीट किधर किधर बढ़ेगी बोलो, रिएक्टेंट साइड में। सिस्टम उसको डिक्रीज करना चाहेगा, रिएक्शन उसको डिक्रीज करेगा, तो किधर शिफ्ट करेगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टी बढ़ाया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। टी कम किया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक में कैसा है, हीट इधर दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो हीट एब्जॉर्ब किधर होगी, प्रोडक्ट साइड में। अरे हीट इधर ही दे रखा है ना, तो हीट यहाँ पे बढ़ जाएगी अचानक से, इंक्रीज होगी, तो बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बाकी आपका फॉरवर्ड। क्लियर हो गया, यस। तो एक मैं आपको और रिजल्ट बताऊं यहाँ पे। एक बच्चों रिजल्ट ये आता है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के ऊपर, इनर्ट गैस आपके केवीपाई के अंदर नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमने इनर्ट गैस को ऐड किया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर बच्चों मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है तो आप इसका रिजल्ट बस ध्यान रखो। रिजल्ट क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप कोई भी इनर्ट गैस को ऐड करोगे, है ना, तो वहां पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होता है। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो उस केस में आपका इफेक्ट होगा। तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट कहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आपके मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है कोई भी इनर्ट गैस का। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे, आपके मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बाकी करेंगे इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली अब बनेंगे।